गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी में आपको व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाएंगे वर्ण विचार। आपने पहले की कक्षाओं में भी वर्ण विचार पढ़ा ही होगा, तो बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो पिछली कक्षाओं में बातें छूट गई होंगी, आप इसे अब की बार जो है अच्छी तरह से ध्यान दे करके पढ़ेंगे। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है और इसीलिए वर्ण की परिभाषा जो है वो इस तरह से बनती है कि सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। या आप इसे अपने तौर से भी कह सकते हैं कि वर्ण वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे पुस्तक लिखा हुआ है और पुस्तक का वर्ण विच्छेद किया गया है। इसमें है प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ। तो इसमें अलग अलग वर्णों को यहाँ पर दिखाया गया है। जो ये अलग अलग वर्ण हैं इनके खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए ये वर्ण है। आइए वर्णों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इन सभी पर आज हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। पहले सामान्य तौर पे मैं आपको परिचय कर देता हूँ स्वरों से। तो स्वर होते हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। और इसके अलावा अयोगवा होते हैं अंग और अह। आइए बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन इस प्रकार से होते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इसके अलावा संयुक्त अक्षर होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये इनकी संख्या 4 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यंजन की संख्या 35 है और संयुक्त अक्षर हैं 4। आइए बात करेंगे वर्णों के भेद की। मैंने आपको वर्ण की परिभाषा बताई, अब आगे आपको ले चलेंगे वर्ण के भेद की। तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्वर की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर की परिभाषा इस प्रकार से लिखी जा सकती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बोलते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता न ली जाए और हवा मुंह से बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। और ये स्वर यहाँ पर बताए गए हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी स्वर हैं, ठीक है। आइए स्वर के बारे में और अधिक जो है बताते हैं आपको, और अधिक इसके बारे में जानकारी देते हैं कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले जानेंगे हम यहाँ पर ह्रस्व स्वर के बारे में। तो ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। अ, इ, उ और ऋ, ये चारों जो है ये ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर करूँ। देखिए, दीर्घ स्वर वह होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या जिन स्वरों को बोलते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है या दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये इस प्रकार से ये 7 होते हैं और इनकी संख्या इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, इनकी संख्या 7 है।
आप सभी ध्यानपूर्वक इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में भी नोट करते चलेंगे। आइए आगे देखते हैं। प्लुत स्वर के बारे में आपको बताता हूँ। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, अर्थात 3 गुना समय लगता है, उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ह्रस्व स्वर बहुत कम समय में बोले जाते हैं, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से 2 गुने समय में बोले जाते हैं, और प्लुत स्वर जो होता है वह ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय में बोला जाता है। इसका प्रयोग मंत्र उच्चारण तथा किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे यदि आप किसी को बुलाएं भैया ऐसे करके, तो वहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब हम ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम चैंटिंग जिसे कहा जाता है, तो वहाँ भी हमें जो है प्लुत स्वर का प्रयोग करना होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर स्वरों की मात्राएं दी गई हैं। स्वरों के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों को ही हम मात्रा कहते हैं। तो इन मात्राओं को भी आप थोड़ा देखेंगे। एक तरफ स्वर लिखा है, दूसरी तरफ मात्राएं लिखी हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसके अलावा आ है, ई उ ऊ री ए ऐ में यहाँ पर एक मात्रा नहीं लगी है, एक मात्रा लगी होनी चाहिए। बाय मिस्टेक ये नहीं लगा है, तो आप इस तरह से जो ऐ का जो यहाँ पर एक प्रतीक है, जो है ए का जो प्रतीक है वो ऐ पर आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसे। फिर ओ है और औ है। आइए आगे चलते हैं। व्यंजन। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर के बारे में संक्षिप्त रूप से जानने के बाद अब हम जानते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए बात करते हैं इन तीनों व्यंजनों के बारे में। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का अर्थ ही होता है छूना। तो क्या क्या छूना? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर 5 वर्ग बताए गए हैं। 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ज। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़ और ढ। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म आता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। ये स्वर के काफ़ी समीपवर्ती कहे जाते हैं। ये 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 है और मैं बता देता हूँ यहाँ पर। य, र, ल और व, ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन बताने के बाद अब हम चलेंगे ऊष्म व्यंजन की ओर। आइए बताते हैं आपको ऊष्म व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है। गर्मी या ऊष्मा का अर्थ है कि गर्म हवा निकलना। अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये है श, श, स, ह। ये चारों जो है वो ऊष्म व्यंजन हैं। अब बात करेंगे आगत ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण। आगत का अर्थ होता है बाहर से आया हुआ। जो शब्द बाहर से आए हुए हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं, आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे आगत स्वर जो है वो अर्धचंद्राकार हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें बॉल, तो बॉल का मतलब होता है गेंद, और यदि हम कहें बाल, तो बाल हमारे हेयर होते हैं, है ना, जो हमारे सर पर उगे हुए हैं ये बाल हैं। और अगर हम कहें बॉल तो वो गेंद होती है। इसी तरह से डॉल, डॉल का मतलब होता है गुड़िया। और अगर केवल डाल कहें तो डाल का मतलब होता है टहनी। ठीक है, आगत व्यंजन और देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। क, ख, ग, ज, फ। इनमें नुक्ता लगा हुआ है। क, ख, ग में नहीं लगा है, इसमें भी लगाना है। तो क में जब नुक्ता लग जाता है तो वो ख हो जाता है, ख में ख हो जाता है, ग में ग हो जाता है, ज में लगता है तो ज बनता है, फ में लगता है तो फ बनता है। देखिए नुक्ते के बिना यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं और नुक्ते के साथ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सजा, सजा का अर्थ होता है सजाना, सजावट। और अगर कहते हैं सजा तो उसका मतलब होता है दंड।
इसी प्रकार से जरा जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और ज़रा ज़रा का मतलब होता है थोड़ा। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ होता है अ के योग से अर्थ ग्रहण करने वाला वर्ण अयोगवाह कहलाता है। अब देखेंगे यहाँ पर अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो है इसका चिन्ह बिंदु है, जैसे संत, शांत, जंगल, पंखा। यहाँ पर अंग की जो मात्रा लगी है इसे हम अनुस्वार कहेंगे। आइए बात करेंगे विसर्ग की। हालांकि मैंने पहले आपको बताया था अंग और अह के बारे में। आइए देखते हैं यहाँ पर विसर्ग। इसका चिन्ह जो है इस प्रकार से होता है, दो डॉट होते हैं ब्रैकेट में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे प्रातः, अतः, पुनः। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। आइए बात करेंगे अब अनुनासिक की। अनुनासिक स्वर वे होते हैं जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं, जिसका सूचक चंद्रबिंदु इस प्रकार से होता है जैसा कि यहाँ पर कोष्ठक में ब्रैकेट में दिया गया है, जैसे आँख, हंसना, ऊँट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन वर्णों की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर लगाई जाती है, जैसे ए की मात्रा है, औ की मात्रा है, ई की मात्रा है, तो वहाँ उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जिन वर्णों की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर लगाई जाती है वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर इस तरह से केवल बिंदु लगाया जाता है, जैसे मैं, क्यों, इस प्रकार से। ठीक है, तो वहाँ पर अगर ऊपर कोई मात्रा लगी हुई है तो वहाँ पर चंद्रबिंदु न लगा करके केवल बिंदु लगाते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे अब संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने हुए वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये कौन कौन से आप देख सकते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताऊंगा कि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, और इनसे बने हुए जो शब्द हैं वो भी देखेंगे। पहला शब्द है क्ष। क्ष जो है वो क और क्ष से मिलकर बना है, और इसके शब्द देख सकते हैं आप, क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। ज्ञ ज और य से बना है, और इसके उदाहरण है ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ। त्र जो है वो त और र से मिलकर बना है, और इसके उदाहरण हैं त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिकोण। श्र जो है वो श और र से मिलकर बना है, इसके उदाहरण हैं श्रम, श्रद्धा, श्रवण। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं उदाहरण यहाँ पर। तो कुछ और शब्द यहाँ पर देखेंगे। व और य से मिलकर के बना है व्य, जैसे व्यवसाय, व्यवहार। म और ह से मिलकर के बना है म्ह, जैसे तुम्हारा, तुम्हें। श और व से मिलकर के बना है श्व, जैसे विश्वास, श्वास। ह और म से मिलकर बना है म, जैसे ब्रह्मा, ब्रह्म। त और व से मिलकर के बना है त्व, जैसे तत्व, नारित्व। आइए द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत कुछ और आपको बातें बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। एक ही व्यंजन, जब एक ही व्यंजन ध्वनि दो बार साथ आए तो उसे व्यंजन द्वित्व या द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे च और च मिलकर के च बनता है, न और न मिलके न बनता है, त और त मिलकर के त बनता है, ल और ल मिलकर के ल बनता है। अब इसके उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण बच्चा, सच्चा, कच्चा। दूसरा उदाहरण अन्न, भिन्न, गन्ना। तीसरा उदाहरण पत्ता, गत्ता, छत्ता। चौथा उदाहरण बल्ला, गल्ला, हल्ला। याद रखेंगे द्वितीय व्यंजन या व्यंजन द्वित्व वही होते हैं जहाँ पर एक ही व्यंजन की दो बार आवृत्ति होती है। ठीक है, फिर अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे बताने जा रहे हैं यहाँ पर र के रूप की। आप इसे हमेशा याद रखेंगे कि किस प्रकार से र के रूप होते हैं। आइए बताते हैं। र स्वतंत्र रूप में होता है। र जो है स्वर रहित र, जिसे रेफ कहते हैं, ऊपर जो लगता है वो रेफ होता है। और स्वर रहित र, जिसे पदेन कहते हैं, वो कहाँ लगता है। आइए इसके बारे में आपको व्यापक रूप से बताता हूँ। सबसे पहले र जो स्वतंत्र रूप में होता है, जैसे कर, रख, नीर,
करण, ये सामान्य रूप में र यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब हम बात करेंगे रेफ। रेफ में देखिए कहाँ पर लगता है र, चर्म, धर्म, कर्तव्य, कर्मठ। स्वर रहित र का रूप यानी कि ये रेफ है, ठीक है। फिर है स्वर रहित र का रूप यानी कि पदेन। कैसे होता है, देखिए क्रम, भ्रम, कद्र, विग्रह यहाँ पर नीचे लगा हुआ है। और ट और ड वर्ण के साथ स्वर सहित र का रूप इस प्रकार से लिखा जाता है जैसे ट्रक, राष्ट्र और ड्रम। तो आशा करता हूँ कि वर्ण विचार आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इससे संबंधित जो भी जानकारी और आपको चाहिए वो आप जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं विद्यालय की ओर से, आप उसमें अपने जो है सब्जेक्ट जो टीचर हैं, जो आपके विषय अध्यापक हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।